चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार बनाया जाता है। तो डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इसमें स्क्रीन पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। सेकंड नंबर पर है इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। थर्ड नंबर पर हो जाता है, इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। इससे डेस्कटॉप में एक नया प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसके नीचे न्यू फोल्डर यह नाम लिखा हुआ है और उल्टे रंग में है। आप इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ईमेल को समझाएं। तो जिस प्रकार डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। इसे ईमेल कहा जाता है। ईमेल द्वारा एक संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जा सकता है। यह लिखित रूप से आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रेषित एवं ग्रहण करने की आधुनिक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रेषण एवं अधिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। अतः इस प्रणाली को ईमेल कहा जाता है। ईमेल की सुविधा इंटरनेट के द्वारा होती है। तो इस तरह से हो गया। मॉडेम का क्या कार्य होता है। हम जानते हैं कि मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का एक आधुनिक रूप है। यह मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं कर सकता है। मॉडेम का मुख्य कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त उच्च तकनीक के मॉडेम आंकड़ों के संचार में सिग्नलों की शुद्धता संबंधी परीक्षण करते हैं तथा एक से अधिक आंकड़ों के संचरण की दर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ उच्च स्तरीय मॉडेम में माइक्रो प्रोसेसर भी लगाया जाता है जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में कार्य करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के मॉडेम को स्मार्ट मॉडेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, इंटरनेट की कार्यप्रणाली को समझाइए। तो समस्त संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जिस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है। इंटरनेट नियंत्रण संगठन से विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शंस प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिन्हें आम बोलचाल में आईएसपी कहा जाता है, नियुक्त किए हुए हैं। भारत का प्रमुख आईएसपी विदेश संचार निगम लिमिटेड है। बीएसएनएल विभिन्न टेलीफोन विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनीज को कनेक्शन प्रदान करता है जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ता को कनेक्शन उपलब्ध कराती है। प्रयोगकर्ता को इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए दो प्रकार के कनेक्शंस उपलब्ध होते हैं, डायल अप तथा लीज लाइन। प्रयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन के अंतर्गत अपने कंप्यूटर से अपने आईएसपी द्वारा दिया गया एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। जब यह फोन दिए गए नंबर पर मिल जाता है तो प्रयोगकर्ता तथा आईएसपी के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं और प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर परोक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है। अब प्रयोगकर्ता इंटरनेट के किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर उसमें जुड़ सकता है, डेटा का लेन देन कर सकता है। इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंटरनेट सेवाएं निम्नलिखित है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मेल का अर्थ डाक अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। हॉटमेल, याहू, रेडिफमेल आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त में ईमेल भेजने, पाने तथा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशंस
जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हों तो यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं। ये तो आप लोग सभी लोग करते होंगे, सभी को इसके बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आप किताबी भाषा में ही लिखे, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। इस प्रकार दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला तथा संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहा जाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सहायता से पृथक पृथक शहरों देशों में बैठे व्यक्ति आपस में मीटिंग भी कर सकते हैं। ये लोग एक समय सुनिश्चित कर लेते हैं और उस समय सभी इंटरनेट से जुड़कर किसी एक ISP द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए आपस में संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके अथवा माइक पर बोलकर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग करते हो, है ना, माइक पर भी बोल लो या आप लिख लो। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तथा अपने प्रतिष्ठान के बारे में विभिन्न सूचनाएं पब्लिश करने के लिए वेबसाइट का निर्माण करना होता है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त सेवा का उपयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान लेना होता है। इसके लिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष कुछ फीस भी देनी होती है। कुछ सर्वर अभी इस सेवा को निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। जिस व्यक्ति को यह पता मालूम है वह उस वेबसाइट पर जाकर उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। वेबसाइट में सिर्फ सूचनाएं लिखी या पढ़ी जा सकती हैं। ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते। आज कई प्रमुख अखबारों तथा पत्रिकाओं को अपनी वेबसाइट है जहां जाकर हम समाचार व सूचनाएं पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है प्रिंटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रिंटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉटेड प्रिंटर और मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के मुख्य भागों के क्या कार्य हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के मुख्य भागों के कार्य निम्नलिखित है। स्टैंडर्ड टूलबार तथा आप वेबसाइट के एक एक पेज या लिंक को सामने ला सकते हैं। पेजों को डिस्प्ले होने से रोक सकते हैं। मनचाही वेबसाइटों को सर्च कर सकते हैं। सेकंड हो जाता है वेब पेज का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। होम पेज को निर्धारित कर सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री कस्टमाइज कर सकते हैं और ईमेल सुविधा को मुफ्त में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो फेसबुक यहाँ पे देख लेते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की सहायता से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्रायः वह सभी क्षेत्र आते हैं जो एक साधारण मनुष्य का सामाजिक परिवेश होता है। व्यक्ति जब प्रचलित वेबसाइट तथा वेब पेजों के माध्यम से जनसामान्य से जुड़े होते हैं तथा सूचनाएं संदेशों को आपस में फैलाते हैं तो यह प्रक्रिया सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन संसार में अवैध
धोखों यानी जालसाजी तथा बेईमानी पर प्रकाश डालिए। तो वर्तमान समय में ऑनलाइन सेवा संसार के अंतर्गत कई प्रकार के उपयोगकर्ताओं के साथ जालसाजी तथा बेईमानी की जा रही है। यह जालसाजियां तथा अवैध धोखे निम्न प्रकार के हो सकते हैं: हैकिंग से संबंधित गतिविधियां, क्रैकिंग से संबंधित गतिविधियां और लुभावने ऑफरों द्वारा जालसाजी करना। एंटीवायरस क्या, इन्हें खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी करने तथा कंप्यूटर को उनसे मुक्त कराने वाले विशेष सॉफ्टवेयर्स आज बाजार में उपलब्ध है। इन सॉफ्टवेयर्स को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम की भांति ही होते हैं। प्रत्येक वायरस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जिन वायरसों को पहले पकड़ा जा चुका है उनकी पहचान के तरीके एंटीवायरसों प्रोग्राम में रिकॉर्ड रहते हैं। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति का संज्ञान होते ही एंटीवायरस प्रोग्राम न केवल उस वायरस को कंप्यूटर से हटा देते हैं बल्कि उनके कार्यक्षेत्रों के आधार पर क्षतिग्रस्त किए गए डेटा अथवा फाइल्स को भी कभी कभी पूर्ण रूप से तथा कभी कभी आंशिक रूप से सही कर देते हैं। एंटीवायरस को खरीदते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्थापित करना तथा प्रयोग करना सरल हो। एंटीवायरस प्रोग्राम स्मार्ट एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें टीआरएस की भांति कार्य करने की विशेषता का गुण हो। इसका अपग्रेडेशन करना सरल। क्वेश्चन आपका हो जाता है, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जा सकता है या किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जा सकता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरनेट की सहायता से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है जिसमें इन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल या वीडियो फाइल को सेलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ब्राउज फाइलें स्वतः अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। तो सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो सभी जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए, यानी अपडेट करना, है ना। सर्च इंजन को अद्यतन करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियों को एक ही समय में सुलभ करा सके। उदाहरण गूगल, याहू, क्रोम आदि हो जाते हैं। किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाएं। एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं। अब इस एंटीवायरस में इंस्टॉलेशन द्वारा समझा जा सकता है। अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल एवेस्ट एंटीवायरस स्थापित करने की चरम प्रक्रिया अग्रानुसार है। फर्स्ट हो जाता है, सर्वप्रथम इंटरनेट की सहायता से एवेस्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। सेकेंड नंबर पर हो जाता है आपके सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ एवेस्ट का सेटअप ओपन किया जाता है। थर्ड पे हो जाता है आपके स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी। फिर हो जाता है आपकी स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। यूज़र नेम व लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें। एवेस्ट एंटीवायरस आपके सिस्टम से स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वर्कशीट पैकेज और डाटा पैकेज। तो वर्कशीट पैकेज, इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया जाता है।
इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम वाइज सेट लिया जाता तथा उनकी गणितीय गणना कार्य को सुविधापूर्वक किया जा सकता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है, जिसमें सामान्यतः 3 वर्कशीट होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम व आपके हो जाते हैं 10,48,576 रो हो सकते हैं। डाटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयरों का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ज़रूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यक व्यवस्था की जाती है। इन सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों के द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा एवं ब्राउज़र द्वारा आंकड़े विषयक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग विविध विंडोज़ में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि RAD टूल्स को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों से संबंधित कार्य शीघ्र रूप में संपन्न होते हैं। एक्सेल 2007 में नई रिक्त वर्कबुक कैसे बनाई जाएगी? तो एक्सेल किसी भी डाटा को पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित करता है। इन्हीं पंक्तियों और स्तंभों और के व्यवस्थित रूप को वर्कशीट कहते हैं। किसी भी वर्कबुक में 3 वर्कशीट स्वतः शामिल होती है तथा आप इसमें अपनी सुविधानुसार और शीट्स जोड़ अधिकतम 255 अथवा घटा सकते हैं। प्रत्येक शीट का नाम वर्कशीट के नीचे शीट टैब पर प्रदर्शित होता है और इस शीट्स के नाम को हम सुविधानुसार ही नेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट क्या है अथवा MS वर्ड का परिचय दीजिए या MS वर्ड का सामान्य परिचय बताएं, है ना। क्वेश्चन 3 अथवा करके हैं लेकिन आंसर आपका एक ही है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध दोनों को समझाएं। तो साइबर सुरक्षा से आशय ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया यानी कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया को सुरक्षित किया जाता है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए अधिनियमों तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा को और विस्तार रूप से समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप क्लास को अटेंड कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, लाइक तो आप कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती। थैंक यू।